नंदिनी फ्रेश होकर जब बाहर आई तो कार्तिक सोफे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसका पूरा ध्यान उसके अपने उस बेतरतीब से कटे हुए बालों से हटकर दूसरी तरफ करना चाहता था। कमरे में आते ही मुस्कुराते हुए नंदिनी ने अपने बालों से बंधे हुए टॉवल को खोल और आईने में देखते हुए उसे अपने बालों को पोंछने लगी। एक पल के लिए भी कार्तिक की नजर उसके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन से हटे नहीं थी। वो देख रहा था कि नंदिनी भले ही अब थोड़ा-सा समझने लगी थी कि उसके बाल फिर से बड़े हो जाएंगे, लेकिन वह अपने आप को आईने में ऐसा देखना नहीं चाहती थी। कार्तिक ने ड्रॉअर से ड्रायर लिया, नंदिनी को आईने की तरफ ना देखकर अपनी तरफ घुमा दिया। एक झूठी मुस्कुराहट नंदिनी ने अपने चेहरे पर सजा ली। कार्तिक जानता था कि वह कार्तिक को दिखाने के लिए मुस्कुरा रही थी। पूरे बाल सूख जाने के बाद कार्तिक बोला, चलो कुछ खा लो, कहकर कार्तिक उसके हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। जब कार्तिक ने महसूस किया कि नंदिनी अपनी जगह पर ही खड़ी है, वह चल नहीं रही थी। क्या हुआ? मुझे नहीं जाना। क्यों? अभी तुम्हें मैंने समझाया कि सब इस बात से खुश हैं कि तुम ठीक हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल छोटे हैं या बड़े, मुझे बुरा लगता है। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली। कार्तिक जो धैर्य नंदिनी के साथ दिखाता था, उतना वह अपने बच्चों के साथ भी नहीं दिखा पाता था। लेकिन उसका धैर्य भी एक सीमा तक था। अंदर ही अंदर वो भी इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था कि मामूली सी चीज पर नंदिनी ने एक मुद्दा बना दिया था। मैं समझ गई हूँ, नंदिनी कार्तिक को जवाब देते हुए बोली। और उसके बाद भी तुम किसी के सामने नहीं जाना चाहती? गुस्से से उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला। यह कि बाल बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं तुम्हें। कार्तिक उसके उस खुले हुए बालों को अपने हाथों में लेकर नंदिनी की तरफ दिखाते हुए बोला। नंदिनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद एक 20 साल की लड़की होने के नाते उसके लिए उसका लुक्स इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सही सलामत थी और कार्तिक के लिए यह ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं। कार्तिक को अपना आपा खोता देख नंदिनी भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बाल कटे हैं ना, इसलिए मुझे पता है। फाइन, तुम्हारे बाल कटे हैं, तुम्हारा मेरा यह सब लाना चाहती हो तुम हमारे बीच में, ठीक है। मैं मेरे बालों को काट देता हूँ और फिर मैं तुम्हें सबके सामने जाकर दिखाता हूँ, ताकि कम से कम तुम्हें यह एहसास हो कि यह निर्जीव सी चीज हमारी जान से बढ़कर नहीं है। कार्तिक ने आगे बढ़कर ड्रॉ खोला और एक डब्बा निकालकर उसमें से ट्रिमर को बाहर निकाल लिया। ट्रिमर को कार्तिक ने जैसे ही ऑन करके अपने बालों की तरफ बढ़ाया, नंदिनी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। उसके हाथ से उस ट्रिमर को खींचकर उसे जमीन पर फेंकते हुए कार्तिक की तरफ देखा, जो कि इस वक्त गुस्से में नजर आ रहा था। नंदिनी उसके गले से लगकर बिना कुछ बोले बस अपने आंसुओं को बर्दाश्त कर रही थी। उसकी लंबी लंबी सांस को कार्तिक महसूस कर पा रहा था। उसके पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए उसको शांत करने की कोशिश भी कर रहा था। तभी दरवाजे से यह सब देख रही प्रीति अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, न्यू लवर्स? नंदिनी कार्तिक को छोड़कर उससे अलग होने के लिए जैसे अपने हाथों को ढीला छोड़ती है, लेकिन कार्तिक नंदिनी को नहीं छोड़ता, उसे यूं ही थामे रहता है। कार्तिक के कंधे से अपने चेहरे को हटाकर नंदिनी कार्तिक के सीने में प्रीति से छुपाने लगी। आईने में इस वक्त कार्तिक अपने पीछे प्रीति को देख सकता था, जबकि नंदिनी उसके सीने से लगी हुई थी। दोस्त थे दोनों, इशारों में बात करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कार्तिक ने आंखों ही आंखों में प्रीति को सारी बातें समझा दी थी। प्रीति मुस्कुराकर नंदिनी के सामने आई। नंदिनी कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को छुपाए हुए थी और बिल्कुल भी प्रीति के सामने अपना चेहरा नहीं लाना चाहती थी। प्रीति ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं देखेगी दीदी, मैं बाद में आपसे बात करूंगी, अभी नहीं। नंदिनी सुबकते हुए बोली, अच्छा वैसे मेरे पास तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। नंदिनी ने झट से अपना चेहरा कार्तिक के सीने से निकालकर प्रीति की तरफ घूमते हुए कहा, क्या करोगी आप दीदी? प्रीति नंदिनी को
उन बालों को देख सकती थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी उसके बालों पर ध्यान नहीं दिया। नंदिनी के आंखों में देखते हुए बोली, एक नया हेयर स्टाइल, और उसके बाद अगर तुम्हें पसंद ना आए, तुम बेशक इस घर में तब तक रहना जब तक तुम्हारे बाल नहीं बड़े हो जाते। कोई भी तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहेगा। पक्का ना? कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा बाहर आने के लिए। नंदिनी अपनी बहती हुई नाक को पोंछते हुए बोली, बिल्कुल, और अगर यह कार्तिक परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं दादाजी से इसकी शिकायत कर दूंगी। दादाजी को पता है कार्तिक को कैसे कंट्रोल करना है। प्रीति ने मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखकर कहा। कार्तिक ने भी उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद नंदिनी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। एक चादर से उसके गले से लेकर चारों तरफ लपेट दिया था। उसके लंबे बाल चारों तरफ से चादर के ऊपर खुले हुए बिखरे हुए थे, और प्रीति के हाथों में कैंची और कंघी था। नंदिनी, जिसके बाल दाहिने तरफ से छोटे बड़े में कटा हुआ था, प्रीति ने अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो कि वह अपने घर के बच्चों के बालों पर ट्राई करती रहती थी, नंदिनी के बालों पर भी किया। थोड़ी देर बाद बाएं साइड के सभी बालों को प्रीति ने नंदिनी के दाएं तरफ सेट कर दिया था, जिसके कारण उसके सारे छोटे बाल अब उसके लंबे घने बालों के नीचे छुप गए थे। उसने कुर्सी को घुमाया और आईने की तरफ नंदिनी को दिखाते हुए बोली, यह कैसा है? नंदिनी, जो कि अब तक अपनी आंखों को बंद किए बैठी हुई थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आईने में उसने अपने आप को देखा। उसके छोटे छोटे बालों को पूरी तरह से दबाकर रख दिया गया था, लेकिन क्योंकि बाल लंबे और घने थे, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि वहां नंदिनी के बालों पर कुछ गड़बड़ भी हो। नंदिनी खुश होकर प्रीति को गले लगाती है तो प्रीति उसे अपने कपड़े बदलकर आने के लिए कहती है। नंदिनी अपने कपड़े लिए और बाथरूम में जाती है। कार्तिक भी उठा और आगे आया और प्रीति को अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फालतू बातों के लिए क्यों इतना अपसेट हो रही है। प्रीति उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, लड़कियों के लिए, खास के उसकी उम्र की लड़कियों के लिए, उनका लुक बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। अब मैं भी 20 साल की थी तो मुझे भी अच्छा दिखना अच्छा लगता था। अब उसे पता है कि तुम उसे प्यार से देखते हो, तो उसे तो यही लगेगा ना कि अगर अच्छी नहीं लगेगी तो तुम्हारी नजर उस पर नहीं टिकेगी। वह सिर्फ एक बाल है, मुझे उसके बालों से नहीं, नंदिनी से प्यार है। कार्तिक फिर से चीढ़ा, एक काम करना, उसको भी 33 साल का बुढ़ा बना देना। तुम्हें क्या समझा रही हो? इस उम्र में होता है, फिर भी तू समझता नहीं है। अब प्रीति भी इरिटेट हो गई। कार्तिक उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोला, मुझे बुढ़ा बोल रही है? तू भी मेरी उम्र की है, तू क्या बुढ़िया? इन दोनों की नोक-झोंक चल रही थी जब जल्दी से एक नीले रंग की सलवार सूट पहनकर नंदिनी बाहर आई और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब वो अपने हेयर स्टाइल के साथ खुश भी नजर आ रही थी। हर कोई घर में खुश था क्योंकि नंदिनी खुश थी, और नंदिनी की इस खुशी का कारण कार्तिक का नंदिनी के लिए प्यार था। आज ठीक होने के बाद पहली बार वह अपने मामा मामी के घर गई थी। शादी वाले दिन अपने भाभी से मिल नहीं पाई थी, आज अपने भाभी से भी मिलकर और 2 दिन रहकर आ गई। रात को कार्तिक घर आया। उसने सबको बताया कि अपने ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए 15 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। नंदिनी हैरान होकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ तो बता तो रहा हूँ, अभी अभी प्लान बना है। फिर सत्यम की तरफ देखते हुए बोला, भैया जाने वाले थे, अब वह नहीं जा रहे हैं। नंदिनी चुपचाप खाना खा रही थी। उसे कार्तिक पर गुस्सा आ रहा था और बिल्कुल भी अभी कार्तिक को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। उसे कार्तिक की आदत हो गई थी। 2 दिन मामा के घर रहकर उसने कार्तिक को कितना मिस किया, यह वही जानती है। इतनी रिक्वेस्ट किया था उसके मामा ने उसे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कार्तिक की याद में वो भागी भागी आई थी, और यहाँ कार्तिक उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा था। नंदिनी को इस तरह उदास होता देख सत्यम कार्तिक से बोला, कार्तिक, एक काम क्यों नहीं करते? नंदिनी को अपने साथ ले जाओ। विदेश में कोई तुम्हारे साथ भी होगा तो हमें भी कोई फिक्र नहीं होगी। सत्यम की बात सुनते ही नंदिनी की बत्ती सी सबको नजर आने लगी। वो बहुत आस भरी नजरों से
अब कार्तिक की ओर देख रही थी। नंदनी इस बात से अनजान थी कि सत्यम ये खुद नहीं बोल रहा था, बल्कि कार्तिक ने यह सारी बातें सत्यम के मुंह में डलवाई थी कि उसे डाइनिंग टेबल पर यह सब कहना है। कार्तिक नंदनी की तरफ देखते हुए बोला, चलोगी? ऑस्ट्रेलिया में परेशान तो नहीं करोगी मुझे? नंदनी ने गर्दन को हाँ में गोल गोल घुमा दिया। कार्तिक उसके बार बार हिल रहे गर्दन को रोककर खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो फिर खाना खाओ। कार्तिक सत्यम की ओर देखता है, जो कि मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। प्रीति उन दोनों को देखकर समझ चुकी थी कि क्या बात होगी। अब वह कार्तिक को छेड़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। प्रीति झट से बोली, कार्तिक मैं क्या सोच रही थी, मैं आती हूँ साथ में। क्या है ना, तुम तो काम में बिजी रहोगे, नंदनी अकेले कमरे में बोर हो जाएगी। मैं रहूंगी तो हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, क्यों नंदनी? नंदनी खुश होते हुए बोली, चलो ना, मजा आएगा। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, रिंकी तुम भी हमारे साथ चलोगी? कहकर नंदनी ने रिंकी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। अब घूमने की और शॉपिंग करने की बात है तो भला कौन सी ऐसी लड़की होगी जो मना करेगी। उसकी भी आंखों में चमक आई और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ कब चलना है बताओ? कार्तिक, अरविंद और सत्यम तीनों हैरानी से अपनी बीवियों को देख रहे थे। तीनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पति क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। घूमने और शॉपिंग के नाम पर तीनों खुश हो चुकी थी। कार्तिक के पापा सभी के अरमानों पर पानी फेरते हुए बोले, सब यही रहेंगे और कार्तिक को जाने दो। नंदनी जाएगी तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और तुम लोगों को अगर कहीं जाना है तो अपने अपने पति को बोल दो ले जाने के लिए। अब जाकर कार्तिक ने चैन की सांस ली कि फाइनली अब वह सिर्फ नंदनी के साथ जा सकता है। उसे प्रीति और रिंकी को अपने साथ लेकर नहीं जाना पड़ेगा। नंदनी कमरे में आते ही अपना सूटकेस निकालकर उसमें कपड़े भरने के लिए तैयार हो गई। हम कब जा रहे हैं? अपने सूटकेस में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डालते हुए नंदनी ने कहा, कल रात को निकलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो दिन में मैं कुछ शॉपिंग कर लूंगी। कहते हुए उसने अपने जींस स्कर्ट को भी, जो वेस्टर्न कपड़े थे, सभी सूटकेस में पैक करने लगी। कार्तिक ने नंदनी के कपड़ों को जैसे ही सूटकेस में डालते हुए देखा, उठकर आगे आया। उसने उन कपड़ों को बेड पर पटक दिया। यह क्या किया आपने? नंदनी अपने कपड़ों को अपने हाथों से उठाते हुए बोली। कार्तिक उन कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह नहीं ले जा सकती। मगर क्यों? हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना। हाँ पहनती हो, और मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारे ऐसे कपड़ों से, कार्तिक ने कहा। नंदिनी ने सूटकेस को खींचा और उन कपड़ों को फिर से सूटकेस में डालते हुए बोली, तो फिर अगर आपको मेरे इस कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इन्हें क्यों नहीं ले जा सकती? कार्तिक ने उन कपड़ों को फिर से बाहर पटकते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे हनीमून का ड्रेस कोड होगा और वह ड्रेस कोड साड़ी है। अपनी साड़ियों को चेक करो और जो जो लाइट वेटेड है उसे इस सूटकेस में भर दो, और अगर नहीं है तो कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। हनीमून, आपने कहा आप अपने बिजनेस के काम से जा रहे हैं। काम सिर्फ 2 दिन का है और हम 15 दिन रहने वाले हैं, कार्तिक बोला। फिर भैया, वह तो कह रहे थे, कहकर हैरानी से नंदिनी ने कार्तिक को देखा। फिर बोली, इसका मतलब भैया भी आपसे मिले हुए हैं? कार्तिक ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दिया। नहीं, मैं साड़ी नहीं ले जाऊंगी। हनीमून पर साड़ी कौन पहनता है? कार्तिक नंदिनी के करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जान, तुम साड़ी में जितनी सेक्सी लगती हो उतनी सेक्सी तुम वेस्टर्न में भी नहीं लगती। मिस्टर कपूर, नंदिनी ने कार्तिक को धकेला तो कार्तिक जाकर बेड पर गिर गया। आप कितने गंदे होते जा रहे हो डे बाय डे, आप बेशर्म भी हो रहे हो। नंदिनी बोली, बेशर्म कहो या दीवाना। कार्तिक ने कहा, तुम्हें साड़ी ही पहनना है, यह तुम याद रखना। अब अपनी पसंद की साड़ियाँ लो और पैक करो। पर मुझे नहीं आता है साड़ी पहनना, नंदिनी ने नखरेली आवाज में बोली। कार्तिक भी नंदिनी की ही नखरेली आवाज में एक्टिंग करते हुए बोला, मुझे आता है साड़ी पहनाना, मैं अपनी बीवी को खुद रोज साड़ी पहनाना चाहता हूँ। कार्तिक ने नंदिनी को देखा, जो इस वक्त शर्मा रही थी, और नंदिनी के चेहरे पर उस शर्म की लाली को देखकर
कार्तिक के भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। नंदिनी को जो चीज चाहिए थी, कार्तिक ने हर एक चीज नंदिनी को खरीदवा दिया। नंदिनी खुशी खुशी अपने हनीमून पर जाने के लिए तैयार थी। भले कार्तिक उसे कितना भी छेड़ देता हो, उसे परेशान करता हो, लेकिन अभी अपने उस स्पेशल डे के लिए दोनों रुके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एक कमरा, जहां इस वक्त कार्तिक अपने बिजनेस डील को कंप्लीट कर चुका था। लगभग 18 घंटे काम करके अपने 2 दिन के काम को कार्तिक ने एक दिन में खत्म किया। अपने साथ आए हुए सारे वर्कर्स को उसने वापस इंडिया भेज दिया और अब नंदिनी के पास वापस आ गया। आज पूरे दिन नंदिनी सोती रही थी। कार्तिक ने पहले कह दिया था कि जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो होटल नहीं आएगा। कार्तिक दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो देखा नंदिनी अभी मोबाइल अपने हाथ में पकड़े हुए ही सो गई थी। प्यार से उसके माथे को सहलाकर कार्तिक ने उसके फोरहेड पर किस किया। छोटे छोटे बाल जिसके लिए वह इतना हंगामा मचाया करती थी और अब उसके कंधे तक आने लगे थे। प्यार से बालों को सहलाने के बाद कार्तिक ने नंदिनी को आवाज दिया। कार्तिक की आवाज सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा और कार्तिक को देखकर अपनी बाहों को फैला दिया। कार्तिक खुद घंटों से जागा हुआ था, इसलिए वह भी ब्लैंकेट को खींचता है और अपनी जान के आगोश में सो जाता है। सुबह सुबह कार्तिक साड़ी हाथ में लिए बैठा हुआ था, जबकि नंदिनी अपने शॉर्ट और क्रॉप टॉप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं खुद पहन लूंगी, मैं पहनाऊंगा मिस्टर कपूर। जान, मिस्टर कपूर, नंदिनी ने अपने पैर पटकते हुए कहा। जान, कार्तिक ने फ्लाइंग किस करते हुए कहा। नंदिनी कस के अपनी आंखों को बंद करती है। आप बहुत बुरे हो जान, अभी तक तो मैंने कुछ बड़ा वाला कांड किया भी नहीं और अभी से तुम ऐसा कह रही हो। जाओ जल्दी नहा कर आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। नंदिनी घूर कर कार्तिक को देख रही थी, लेकिन उसका ये गुस्सा दिखावटी है, ये कार्तिक भी नोटिस कर रहा था। ठीक है, उसने साड़ी को सोफे पर रखा और उठकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, तुम तैयार हो जाओ तो तुम मुझे बुला लेना। कार्तिक को इस तरह सोफे पर साड़ी रखकर जाता देख नंदिनी हैरान नजर से देखते हुए बोली, तो अपनी जान को साड़ी नहीं पहनाओगे? कार्तिक जानता था कि नंदिनी उसे रोक लेगी, लेकिन फिर भी वह दरवाजे की तरफ धीरे धीरे चलते हुए बोला, तुम सुन नहीं रही हो, मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ अब मिस्टर कपूर। नंदिनी रुहासी होकर बोली, जाओ जल्दी नहा लो, मैं साड़ी पहना दूंगा। नंदिनी झट से उठकर बाथरूम में जाती है, बिना यह देखे कि अपनी एक्टिंग के जाल में कार्तिक ने उसे फंसा लिया था। लगभग आधे घंटे के बाद ब्लाउज और पेटीकोट पहने नंदिनी कार्तिक के सामने खड़ी थी और कार्तिक साड़ी की प्लेट्स बना रहा था। कार्तिक की हर एक छुअन पर नंदिनी का कांपना, कार्तिक की उंगली को अपने पेट पर महसूस करते ही नंदिनी का आंखें बंद करना, पिन लगाने के बहाने जानबूझकर उसके पीठ पर अपनी उंगलियां चलाना। नंदिनी जानती थी कार्तिक उसे जानबूझकर छेड़ रहा है, लेकिन अब जो मधोसी कार्तिक की आंखों में थी, यही मधोसी अब नंदिनी की आंखों में भी थी। कार्तिक साड़ी को कंधे पर रखते हुए उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, लव यू सो मच। नंदिनी मुस्कुराकर अपने गर्दन झुकाती है और फिर कार्तिक से अपने आप को छुड़ाकर कार्तिक की तरफ घूमकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहती है, मुझे भी इश्क हो गया है आपसे, वह भी बहुत गहरा वाला। नंदिनी ने अपने चेहरे को कार्तिक के कंधे से हटाकर कार्तिक की आंखों में देखा। कार्तिक अपनी उंगलियों से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, खुश हो? नंदिनी बिना कुछ बोले हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। कार्तिक ने अपने होठ नंदिनी के गाल पर रखे तो नंदिनी की आंखें बंद हो गई। कार्तिक अपने मोबाइल में एक बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक बजाता है। उसके बोल और उसकी म्यूजिक के साथ नंदिनी और कार्तिक एक दूसरे के नजदीक आते हुए उस म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। गाने के बोल गुनगुनाते हुए दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ रहे थे। यह नजदीकियां जो कार्तिक तो चाहता ही था, नंदिनी भी चाहती थी। यह नजदीकी जो सिमटने लगी थी, हम जिसे पूरी तरह से एक हो जाना कहते हैं। आत्मा और दिल दोनों के पहले ही एक थे, आज उनका शरीर भी एक हो चुका था। शायद दोनों की जिंदगी का यह पहला क्षण था
जहाँ एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार था। परिवार, बच्चे, उम्र कुछ नहीं था। दोनों के बीच बस मिस्टर कपूर और उसकी जान का संसार था। कुछ देर के लिए तो नंदिनी को कार्तिक की मनमानियां अच्छी लगी हो, लेकिन जब कार्तिक होटल से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हो रहा था, नंदिनी को गुस्सा आने लगा था। वो दोनों 4 दिन से ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन घूमने के लिए कार्तिक उसे इस होटल की गेस्ट एरिया, डाइनिंग रूम, गार्डन बस इतनी दूर पर लेकर जाता। जब कभी वो बाहर जाने की बात करती, कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे रोक लेता। कार्तिक की सिक्योरिटी टीम ने उसे इस वक्त बाहर न जाने के लिए कहा था। अब वो नंदिनी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसे नहीं बता सकता था। नंदिनी जो अपने साड़ी के प्लेट्स को बनाने की कोशिश कर रही थी और कार्तिक बिस्तर पर लेटकर उसे देख रहा था। नहीं होगा तुमसे, मैं कह रहा हूँ ना, मैं करता हूँ, नहीं चाहिए आपकी मदद। नंदिनी अपनी आंखें दिखाते हुए कार्तिक को बोली। जैसे तैसे उसने अपनी साड़ी में पिन लगाया और आईने में अपने आप को देखा। उतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। वह ठीक ठाक ही था। अपने पर्स को उठाते हुए बोली, आप सोए रहिए कमरे में, मैं यहाँ कमरे में घुसने के लिए नहीं आई थी, मुझे तो घूमने जाना है। कहते हुए नंदिनी ने अपने पर्स को कंधे पर टांगा और कमरे से बाहर जाने के लिए चल पड़ी। उसने अभी दरवाजा खोला ही था कि उसने महसूस किया कि उसके पैर हवा में लटक रहे हैं। मिस्टर कपूर, नंदिनी चिल्लाई, क्योंकि कार्तिक अब तक उसे किसी अनाज की बोरी की तरह अपने कंधे पर लिया अंदर लेकर दरवाजा बंद कर चुका था। वह उसे लाकर सोफे पर बिठाते हुए बोला, आधा घंटा अच्छे बच्चों की तरह यहीं पर बैठे रहो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और खबरदार अकेले यहाँ से बाहर पैर रखा तो अब आए ना लाइन पर, पहले ही मुझे ऐसा करना चाहिए था। नंदिनी भी उंगली दिखाते हुए बोली, तो कार्तिक उसकी उस उंगली को चूमते हुए बोला, देख रहा था यह मेरी लाल मिर्ची कितनी तीखी है। नंदिनी के गाल जो कि इस वक्त गुस्से से लाल था, उस पर अपने हाथ फेरते हुए कार्तिक बोला और उठकर बाथरूम की ओर चला गया। नंदिनी जो कि दिखावटी गुस्सा कार्तिक पर उतार रही थी, कार्तिक के जाते ही खुशी से नाचने लगी। कार्तिक और नंदिनी इस वक्त अपने हनीमून के बेहतरीन पलों को जी रहे थे। आज सबके लिए कुछ न कुछ शॉपिंग करने के लिए नंदिनी कार्तिक के साथ यहाँ के बाजारों में घूम रही थी। बड़े बड़े मॉल से लेकर स्ट्रीट मार्केट तक नंदिनी सब जगह पर आज घूमना चाहती थी और कार्तिक उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। शॉपिंग बैग्स सिक्योरिटी गार्ड उठाकर गाड़ी में रखवा चुके थे। जान हुआ नहीं तुम्हारा शॉपिंग, कितना शॉपिंग करोगी? मिस्टर कपूर, मुझे अपने हनीमून की ढेर सारी यादें लेकर जानी है। कहते हुए नंदिनी पलटी, अपने करीब खींचते हुए कहा। कार्तिक ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, जान, हनीमून की निशानी यहाँ से खरीदी हुई चीजों से ज्यादा हमारे साथ में बिताए हुए पल है। शायद सामान कभी पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, बट हमारी मोमेंट्स हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर कपूर, सो रोमांटिक, मुझे लगा नहीं था आप इतने रोमांटिक बातें करोगे। कार्तिक उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला, इतने दिनों की हमारी हनीमून पर तुम्हें अभी नहीं पता चला मैं कितना रोमांटिक हूँ। छी छी, आप बहुत गंदे हो। कार्तिक उसे वहां के दुकान में लेकर गया जहां पर बहुत ही लकड़ी के हाथों से बने हुए फोटो फ्रेम थे। नंदिनी वहां से अपने बेडरूम में लगाने के लिए एक खूबसूरत सा फोटो फ्रेम लिया और उसके अंदर की तस्वीर कार्तिक बोला। नंदिनी बोली, हमने यहाँ पर इतनी सारी तस्वीरें ली है, उनमें से ही कोई एक बढ़िया सा मैं इसके अंदर लगाऊंगी। नंदिनी कार्तिक का हाथ अपने हाथ में थामे मार्केट में लेकर घूम रही थी। अपने इस हनीमून को नंदिनी और कार्तिक दोनों ने पूरी जिंदगी के लिए सहेज लिया था, अपने दिल में, दिमाग में और अपने मोबाइल में। घर लौटते वक्त दोनों के बीच प्यार तो पहले भी था, लेकिन घर लौटते लौटते अभी काफी बढ़ गई थी। नंदिनी और कार्तिक इंडिया वापस आ गए थे, सभी को अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट दे दिया। 1 महीने बाद आज हनी बनी यानी कि युग और सौंदर्य के स्कूल का एनुअल डे था। सभी बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि कपूर परिवार के सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए आज लगभग पूरा परिवार एक दादा दादी को छोड़कर
इस वक्त एनुअल डे में मौजूद था। हनी और बनी अपने सभी दोस्तों से नंदनी को मिलाकर बहुत खुश हो रहे थे। यह पहली बार था जब वह किसी दोस्त को अपनी मम्मी से मिला रहा था, वरना अक्सर ही वह अपने दोस्तों की मम्मी को उनके साथ देखा करता था। अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखकर कार्तिक बहुत खुश था। नंदनी हनी और बनी को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, यह बात कार्तिक भी जानता था और घर के बाकी लोग भी। लेकिन बच्चों को भी इस बात का एहसास था कि उनकी मम्मी उन्हें बहुत चाहती है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अक्सर बच्चे सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यह हनी और बनी के लिए नंदनी रंभा से ज्यादा अच्छी थी। वक्त अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था और नंदनी और कार्तिक के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ा रहा था। नंदनी अपनी पढ़ाई पूरी करने पर अब ध्यान देने लगी थी। शादी, एक्सीडेंट, हनीमून, इन सब के चक्कर में उसने अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया था। लेकिन कार्तिक और अपने पापा से मिले हुए वार्निंग के बाद फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी थी। 3 साल बाद आज नंदनी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ था और नंदनी ने बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पढ़ाई पूरी की थी और अब वह एक सीए बन चुकी थी, जो वो हमेशा से बनना चाहती थी। नंदनी की इस शानदार कामयाबी की खुशी में कपूर हाउस में पार्टी थी। सभी इस पार्टी में शामिल हुए थे। नंदनी के कॉलेज से लेकर इंटर्नशिप में उसके दोस्त, सभी रिश्तेदार इस पार्टी का हिस्सा थे। औरत का एक ग्रुप जो कि इस वक्त एक दूसरे से कपूर परिवार के बारे में बातें कर रहा था। एक औरत बोली, बच्चे नंदनी को भी बहुत प्यार करते हैं ना। दूसरी औरत बोली, अभी छोटे हैं, उन्हें क्या पता अपनी माँ है या सौतेली है। पहली औरत उसकी बात सुनकर उसे जवाब दिया, पहली माँ का प्यार तो याद भी नहीं होगा उन्हें। मुझे लगता है उसे अपनी माँ समझकर प्यार करने लगे हैं बच्चे। कहते हुए उन दोनों बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराई, जो कि इस वक्त बाकी सभी बच्चों के साथ उछल कूद रहे थे। वही मौजूद एक औरत जिसने महंगी साड़ी डाली थी और इतने सारे गहने को अपने शरीर पर पहन रखा था, मानो जैसे घर के सारे गहने पहन कर आई हो। अपने गले में मौजूद हार को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए वह औरत बोली, हम कैसे बोल सकते हैं कि सौतेली माँ कैसी होती है। पहली औरत ने कहा, लेकिन तुमने बच्चों के साथ उसे देखा ना। तो उसी औरत ने फिर से उसे जवाब देते हुए कहा, जब तक अपना बच्चा नहीं होता सभी को दूसरे के बच्चे प्यारे लगते हैं। एक बार जैसे अपना बच्चा हो जाएगा, नंदनी को भी उन दोनों बच्चों से कोई मतलब नहीं रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है, वहाँ मौजूद एक और औरत ने कहा। औरत को जब तक अपने बच्चे नहीं होते तब तक उसे अपने घर में मौजूद सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसे अपना बच्चा होगा उसके लिए बच्चे बहुत बोझ बन जाएंगे। सभी आपस में बातें कर तो रही थी, मगर इस बात से अनजान थी कि खेलते खेलते हनी और बनी उनके करीब आ चुके थे और अब उनकी उम्र 8 साल की थी और वह सुन और समझ पा रहे थे कि वो क्या और किसकी बातें कर रही है। हनी और बनी जो कि मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी में अब तक उछल कूद रहे थे, अब उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अभी परिवार के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार ही थे। नंदनी अपनी खुशी में खुश थी और घर वाले मेहमानों को आवभगत करने में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इस पार्टी में शामिल होने से पहले तो हनी और बनी अपनी माँ की खुशी में खुश थे, लेकिन अभी अपनी माँ की खुशी में खुश नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उदास सा चेहरा लेकर दोनों अब अपने कमरे में लौट चुके थे। कमरे में आते ही बनी हनी से बोला, क्या सच में हमारी माँ हमें बाद में भूल जाएंगी। हनी खुद भी बच्ची थी। एक 8 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वह इसका सही सही जवाब देती। बच्चों के पास वही जवाब होता है जो उन्होंने बड़े से सुना होता है। हनी ने बनी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वह आंटी कह रही थी ना कि जब माँ को बच्चे होंगे तो वह हमें प्यार नहीं करेंगी, तो फिर हमारी माँ कौन होगी। बनी भी तुरंत बोल पड़ा। इस बात पर हनी की गर्दन झुक गई। तुम्हें भी नहीं पता। बनी ने इस तरह से अपनी जुड़वा बहन से सवाल पूछा, मानो जैसे वह कितनी ही बड़ी हो और कितनी समझदार हो। हनी अपनी गर्दन हिला दी और बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। शायद हमारे पास कभी माँ नहीं रहेंगे। नंदनी माँ भी तब तक ही रहेंगी हमारे पास जब तक उनके पास अपने बच्चे नहीं आते।
दोनों भाई बहन अपने कमरे में बैठे बस यही भगवान से मांग रहे थे कि भगवान करे उनकी नंदनी माँ के पास कभी बच्चे ना आए और उनकी नंदनी माँ हमेशा ही उसे प्यार करती रहे। तब तक घर में सत्यम, प्रीति के दोनों बच्चे और अरविंद और रिंकी के दोनों बच्चे भी आ गए थे। अरे तुम लोग यहाँ हो, तुम लोगों ने खाना खाया? सत्यम का बड़ा बेटा देव बोला। हनी और बनी दोनों एक साथ नाव में गर्दन हिला देते हैं। तो देव की बहन देविका आगे आते हुए बोली, क्यों क्यों खाना नहीं खाया तुमने? चलो मैं अभी माँ से कहती हूँ, तुम्हारे लिए खाना निकालेंगे। कहते हुए देविका झुकी और हनी का हाथ पकड़कर उठाने लगी, लेकिन हनी अब उठ नहीं रही थी, बल्कि उसने अपने हाथ को खींचते हुए कहा, हमें नहीं खाना खाना और हमें तुमसे किसी से बात भी नहीं करनी, हनी ने बोला और बनी का हाथ पकड़कर अपने अपने बेड पर दोनों भाई बहन चले गए। चारों बच्चे हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। क्या हुआ? देव ने अपने तीनों भाई बहन से पूछा। तीनों ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, हमें क्या पता। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर जाकर सो चुके थे। हनी और बनी भी अपनी जगह तो आ गए, लेकिन अब उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दोनों को नंदनी का प्यार चाहिए था, पर अब उनकी नजर में वो प्यार कुछ दिन का ही था। यूं भी सौतेली माँ के बारे में किस्से कहानी से लेकर निजी लाइफ में भी ढेरों कहानी होती है। अभी दोनों के दिमाग में अपनी किताबी और कार्टून में देखी हुई सौतेली माँ थी, जो बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती और उन्हें परेशान करती रहती है। अपने दोनों बच्चों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, इस बात से अनजान कार्तिक और नंदनी इस वक्त अपने बेडरूम में थे। कार्तिक के सीने पर सर रखे नंदनी मुस्कुरा रही थी। कार्तिक उसकी उंगली के साथ खेलता हुआ एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं, एक्चुअली मांगना है, कहते हुए नंदनी ने थोड़ा सा घूमी और कार्तिक के सीने पर अपने चेहरे को टिका देती है और कार्तिक के चेहरे को देखने लगी। नंदनी के पूरे बाल बिखर गए थे। कार्तिक अपनी उंगलियों से उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, बोलो ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? बेबी, मुझे प्यारा सा बेबी चाहिए। कार्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, अभी तुम एक खुद बच्चे की तरह बिहेव करती हो। नंदनी कार्तिक की बात पर चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, आप सच में कह रहे हो या चिढ़ा रहे हो? तुम सीरियस हो? कार्तिक ने उल्टे उससे सवाल पूछा। ऑफ कोर्स, हमारी शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, मेरी पढ़ाई भी हो गई। अब एक बार जॉब में लग जाऊंगी तो फिर छुट्टी नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे हम दोनों का एक प्यारा सा बेबी चाहिए। कार्तिक उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हें बच्चे चाहिए था तो बताना चाहिए था ना। इसका तुम्हारी पढ़ाई से वैसे कोई लेना देना था? पहले भी कहती तो मैं मान जाता। नंदिनी खुश होते हुए बोली, मतलब अब हम बेबी प्लान कर सकते हैं, राइट? आपका और मेरा एक छोटा सा क्यूट सा बेबी। कार्तिक उसके दोनों गालों को अपने उंगलियों से खींचता हुआ बोला, बिल्कुल एक नंदिनी, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट सी। नंदिनी ने कार्तिक की बात सुनते ही मुस्कुराकर कार्तिक की ओर देखा। उसके इनोसेंट मुस्कुराहट को देखकर कार्तिक उसके होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, सो तुम्हें पता है ना बेबी का प्रोसेस? मिस्टर कपूर नंदिनी के सीने पर मुक्के से मारते हुए बोली। कार्तिक ने उसे अपने आगोश में भर लिया और दोनों अपनी दुनिया में खो गए। नंदिनी और कार्तिक दोनों इस बात से अनजान की इस वक्त बच्चों के मन में क्या चल रहा है। अगले सुबह नया दिन निकल आया था, लेकिन बच्चों के मन में अभी भी पिछली रात की सारी बातें ताजा थी। आज भी वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। रविवार का दिन था, इसलिए उन्हें स्कूल भी नहीं जाना था। प्रीति सभी बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाने आई। सब उठकर तैयार हो चुके थे और इस वक्त प्रीति के साथ बाहर जाने को तैयार थे, लेकिन हनी और बनी अभी बिस्तर पर लेटे हुए थे। हनी, बनी, क्या हुआ? तुम दोनों अब तक उठे नहीं? जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। दोनों ने प्रीति की तरफ देखा। देव और देविका दोनों अपनी माँ को दोनों तरफ से लिपट कर खड़े थे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं, तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।